हेलो स्टूडेंट्स। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आप कह सकते हो कि हम कुछ मेन स्ट्रीम टॉपिक्स में आ रहे हैं। अभी तक जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, मोल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रेशन टाइम, आइडियल गैस, रियल गैस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आप कह सकते हो जनरल टॉपिक्स थे जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक में भी यूज होते हैं, इनऑर्गेनिक में भी यूज होते हैं। बट अब हम प्रिसाइजली टुवर्ड्स फिजिकल केमिस्ट्री बात करें, और जैसा मैंने आपको इनिशियली भी बताया था, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो उसका एक मैथमेटिकल पार्ट है। तो मैथमेटिकल पार्ट में ये आता है सबसे पहले कि क्या वो केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये हम मैथमेटिकली बताते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। काइनेटिक्स ये बताता है कि होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, 10 मिनट्स में कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, 20 में कितने होंगे, 30 में कितने होंगे। और केमिकल इक्विलिब्रियम ये बताता है कि कोई रिएक्शन जो है हमें पता है कि 100% कंप्लीट नहीं होती है। सभी रिएक्शंस 100% कंप्लीट नहीं होती, कोई 10% भी होती, कोई 30%, कोई 50%, कोई 80%। तो कोई रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी, उसका एक्सटेंट कितना होगा, 10%, 30%, 70%, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। राइट, तो लिखें यहां पर दिस चैप्टर मेनली डील्स विद फर्स्ट वन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन 10%, 20%, 30% कितनी होगी। और सेकेंड वन फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे हम रिएक्शन का एक्सटेंट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये हम मेनली इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ टू बिगिन विद, इन रिएक्शंस को हम कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसको मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूं। लेट्स से ये कोई रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी। ये कोई रिएक्शन है, y एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन, x एक्सिस पर टाइम। इनिशियली कंटेनर में हमने A डाला, B नहीं डाला, प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट है। अब हम क्या देखते हैं, रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। तो जो कर्व है रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, हाँ, बट इस तरह से एक कर्व हमें ऑब्टेन होता है जहां पर हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि ये ए की कॉन्सेंट्रेशन है कम हो रही है, बी की कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ रही है। यस, एक टाइम आता है जब ए की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ऑब्वियसली उस टाइम पर बी की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी, और हम ये कह देंगे कि अब ये रिएक्शन नहीं हो रही है, अब जितनी भी रिएक्शन होनी थी वो हो चुकी है। तो ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है इस तरह से चेंज हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, और यहां आके कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गई। अब यहां पर अलग अलग रिएक्शंस के लिए जो कर्व्स हम ऑब्टेन करते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो ए की कॉन्सेंट्रेशन ये है, बी की है, यानी ए की कॉन्सेंट्रेशन बी से ज्यादा है। कोई जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो तो बी की कॉन्सेंट्रेशन ए से ज्यादा हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये भी हो सकता है। इवन यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो तब तक ए ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, यानी ए की कंसंट्रेशन बहुत कम रह जाए और फिर वो कांस्टेंट हो जाए। अगर ए की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी तो कह सकते हो बी की कंसंट्रेशन अच्छी खासी बढ़ जाएगी, बी की कंसंट्रेशन अच्छी खासी बढ़ जाएगी। ये हम कह सकते हैं दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ बी
इवन ऐसा भी हो सकता है कि जब हम कर्व प्लॉट करें, इनिशियली आपने कंटेनर में ए डाला, हम देखते हैं कि ए की बहुत ही कम अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। समटाइम्स वो इतनी कम हो सकती है कि आपको लगे कि सर ये तो रिएक्शन ही नहीं हो रही। हो सकता है कि आपको लगे रिएक्शन ही नहीं हो रही क्योंकि इतनी कम अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है। ठीक है, इस तरह से भी कुछ हो सकता है। बी की कंसंट्रेशन, इनफैक्ट यहां पर कह सकते हो, मैंने दिखाने के लिए इसको थोड़ा ऊपर किया है, ये हो सकता है बी की कंसंट्रेशन और कम हो, यानी ऑलमोस्ट जीरो। ए की कंसंट्रेशन ऐसा लगेगा कि कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, हम ये कह सकते हैं मतलब रिएक्शन कुछ हुई नहीं। जबकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई पूरी, ए पूरा का पूरा बी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि फाइनली कंटेनर में ए की अमाउंट बहुत कम है। इस तरह के कर्व्स हमें ऑब्टेन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स यहां ऑब्टेन होते हैं। अब यहां पर एक टर्म हम यूज कर रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, या जिसे आप फ्रैक्शन में बात करो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं। अगर डिसोसिएशन की रिएक्शन हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बड़ा, जिसको आप जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, कह सकते हैं यहां पर अल्फा जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, यहां पर अल्फा जो है वो ऑलमोस्ट 1 है। हाँ, यहां पर जो अल्फा है वो कह सकते हो 0 से 1 के बीच में है, यहां पर भी जो अल्फा है वो 0 से 1 के बीच में। हाँ, लेकिन इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन एक चीज है, एक टाइम के बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है। वो टाइम किसी में 1 सेकेंड हो सकता है, किसी में 1 आवर हो सकता है, किसी में 10 आवर्स हो सकता है, किसी में 10 ईयर्स भी हो सकता है, बट एक टाइम के बाद वो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, मतलब उसके बाद कोई चेंज नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। और जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी हर एक रिएक्शन में ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहां पर भी ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहां पर भी ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मींस एवरी रिएक्शन एंड्स अप एट इक्विलिब्रियम। हर एक रिएक्शन कहां जाके रुकती है, इक्विलिब्रियम पर ही रुकती है। हर एक चीज का एंड इक्विलिब्रियम पर होता है। कोई सी भी रिएक्शन हो, किसी में थोड़ा रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम आएगा, किसी में ज्यादा रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन हर एक रिएक्शन का एंड कहां होता है, एट इक्विलिब्रियम। और व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हेन कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, राइट। तो ठीक है, तो जनरल क्लासिफिकेशन है, बट मेनली जो टर्म हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम के बारे में अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। Characteristics of equilibrium. First one, what is equilibrium? When concentration of reactants and products becomes constant. जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन यहां से ऐसा लग रहा है, इन सब रिजल्ट से ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक बार कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, अब कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ना बी ए में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। ये जो इक्विलिब्रियम यहां पर आया है, हम इसे कहते हैं एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ इसका, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलिए समझते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। तो एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे आपके टेबल पर पेन रखा हुआ है, आपकी कोई बुक रखी हुई है, आपका लैपटॉप रखा हुआ है, वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, कुछ भी नहीं हो रहा, रखा हुआ है, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
एक और आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ, आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज करते हो, दौड़ रहे हो, हम दौड़ते हैं लेकिन वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, यानी कोई नेट चेंज नहीं होता है, नेट चेंज नहीं होता है, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एग्जैक्टली यहां पर भी यही होता है। जब ये इक्विलिब्रियम आता है तो हमने क्या देखा है, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें, ऐसे ओवरऑल तो नहीं दिखेगा, ऐसे तो ओवरऑल आप कंटेनर को देखोगे, मान लो ट्रांसपेरेंट कंटेनर तो लगेगा आप कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स में देखोगे, तो यू विल नोटिस कि ए अभी भी बी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी वापस ए में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ओवरऑल ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहती है। ओवरऑल ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहती है, राइट। अगेन क्वेश्चन आता है कि सर ये हमें कैसे पता चला कि ऐसा होता है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, एग्जांपल्स हैं इसके, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपने क्या किया, एक कंटेनर में कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन CO2, ये रिएक्शन करवाई, कार्बन 12 यूज किया, कार्बन 12 यूज किया, ठीक है, और उससे CO2 बना लिया, उससे हमने CO2 बना लिया, ठीक है, और सिस्टम किस स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम पर आ गया, सिस्टम किस स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम पर आ गया। इस CO2 में जो कार्बन है वो कौन सा है, कार्बन 12, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पर आने के बाद मान लीजिए, वो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो कंसर्न नहीं है कि प्रैक्टिकली सर ये कैसे होगा। यहां पर हमने क्या किया, जो कार्बन सॉलिड था उसमें से कुछ अमाउंट निकाली और कार्बन सॉलिड की जगह यहां पर कार्बन सॉलिड लेकिन कौन सा 14 ऐड कर दिया, 14 ऐड कर दिया। अब आपको पता है ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर था, रिएक्शन हो चुकी थी, कुछ इसकी अमाउंट कम की, इसकी जगह ये डाल दी। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं, अगर थोड़ी देर के बाद कंटेनर में से जो CO2 बना हुआ उसको निकालोगे तो कुछ CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन 12 होगा और कुछ CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन 14 होता है। टोटल CO2 के अमाउंट वही है, वो चेंज नहीं हुई है। टोटल CO2 के मोल्स जितने पहले थे उतने अभी भी हैं, लेकिन उनमें से कुछ कार्बन 12 है, कुछ कार्बन 14 है। इसका मतलब कुछ CO2 मॉलिक्यूल इसमें आ गए और यहां से कार्बन 14 से वापस किस में चले गए। दिस इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये मैं बता रहा हूं कैसे पता चला है, उसका एक तरीका मैंने आपको बताया कि हमें कैसे कंफर्म हुआ कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो अगर ये डायनेमिक नहीं होता तो CO2 केवल कार्बन 12 वाला ही होना चाहिए, CO2 केवल कार्बन 12 वाले होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि CO2 जो कार्बन 14 डालने के बाद हम क्या देखते हैं, एक तो CO2 जिसमें कार्बन 12 है उसके मोल्स कम हो गए और जितने मोल्स CO2 कार्बन 12 के कम हुए उतने ही कार्बन 14 CO2 वाले बढ़ गए। इसका मतलब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। जस्ट ये कंफर्म, यानी एक एग्जांपल दिया मैंने, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। और यस आप ये कह सकते हो कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट। यहां पर भी ऐसा हो रहा है, यहां पर भी ऐसा हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है। बहुतों को ऐसा लगता है कि सर यहां पर तो नहीं हो रहा, नहीं, यहां पर भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ बस ये कह सकते हो कहीं अमाउंट जो पर सेकंड कन्वर्ट हो रही है वो बहुत ही कम है, जिससे ऑब्जर्व करना मुश्किल हो सकता है। बट कन्वर्जन तो यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू rate of forward reaction equals to rate of backward reaction। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम खैर यहां नहीं होता, बट डायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड हमेशा हो रिएक्शन जाएगी और जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगी अगेन, और वो इक्वल भी होगी। यानी पर्टिकुलरली यहां पर ये तो हमने कॉन्सेंट्रेशन के कर्व्स प्लॉट किए, अगर मैं यहां पर रेट के कर्व्स प्लॉट करता हूं, रेट के अगर हम कर्व्स प्लॉट करें तो लेट्स से ये कोई रिएक्शन है। अगेन एक जनरल फैक्ट मैं आपको बता दूं,
दो रेट यहां डिफाइन होगी, चाहे मैं एरो का साइन कैसे भी बनाऊं, इस एरो के साइन पर आप मत जानो, क्योंकि बहुत बुक्स में इस एरो की इंपॉर्टेंस को शो किया हुआ है। कुछ बुक्स में ये एरो ऐसे बनाया जाता है, कुछ बुक्स में ये एरो ऐसे बना दिया जाता है। चाहे एरो ऐसे बनाओ चाहे एरो ऐसे बनाओ, हर एक रिएक्शन में ए बी में कन्वर्ट होता है और बी ए में कन्वर्ट होता है। किसी में ए की बी में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, किसी में बी की ए में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, बट हर एक रिएक्शन में ऐसा होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसे, आप चाहो तो एरो ऐसे भी बना दो, आप चाहो तो हैशटैग लगा दो, आजकल फैशन में सीधा सीधा ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, बस बात खत्म। अब आप बीच में कौन से साइन लगा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। तो इस चैप्टर में इस साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आती है, हर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, किसी में टेंडेंसी कम किसी में ज्यादा हो सकती है। अब अगर हम यहां पर कर्व प्लॉट करें तो जो किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है, अगर मैं फॉरवर्ड रेट की बात करूंगा, फॉरवर्ड रेट तो वो ए की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और बैकवर्ड रेट जो है वो बी की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। बट t इक्वल्स टू 0 पर b तो है ही नहीं, b तो है ही नहीं, a, तो बैकवर्ड रेट जो होगी वो 0 होगी, फॉरवर्ड रेट अच्छी खासी होगी। अब क्या होगा, जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन होगी a की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, a की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो फॉरवर्ड रेट भी कम होगी, क्योंकि रेट जो है वो a की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, तो ये कम होगी। बैकवर्ड रेट की बात करें, b की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो बैकवर्ड रेट बढ़ेगी। अभी भी फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट से ज्यादा है, इसका मतलब नेट ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट से ज्यादा है तो नेट ए बी में कन्वर्ट होगा, और नेट ए अगर बी में कन्वर्ट होगा तो ए की कॉन्सेंट्रेशन और कम होगी तो फॉरवर्ड रेट और कम होगी, बैकवर्ड रेट और बढ़ेगी, और एक टाइम आएगा जब फॉरवर्ड रेट किसके बराबर हो जाएगी, बैकवर्ड रेट। और जब फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के इक्वल हो जाएगी तो इसे हम अगेन क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सिंस रेट इक्वल हो गई, जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन के, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर हो जाएगी। यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं बता देता हूं। यहां पर हम कह रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रेट इक्वल्स टू बैकवर्ड रेट, रेट कांस्टेंट भी हो गई और इक्वल भी होगी, जबकि कॉन्सेंट्रेशन जो है केवल कांस्टेंट होती है, वो इक्वल हो इसकी कोई गारंटी नहीं। इक्वल हो सकती है बट गारंटी नहीं, बट लेकिन यहां पर कांस्टेंट भी होगी, रेट्स एट इक्विलिब्रियम बिकम्स कांस्टेंट एंड बिकम्स इक्वल। तो ये यहां पर लिख देना, ये तो साफ साफ वैसे दिख ही रहा है, एट इक्विलिब्रियम रेट्स बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, हाँ लेकिन अब यहां पर कर्व अलग अलग तरह से हो सकते हैं। जैसे यहां पर जब इक्विलिब्रियम आया तो अभी भी फॉरवर्ड रेट भी अच्छी खासी है, बैकवर्ड रेट भी अच्छी खासी है। ऐसा भी हो सकता है कि बैकवर्ड रेट हमेशा ही बहुत कम है, धीरे 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 फॉरवर्ड रेट कम होती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब अगेन फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट पर कह सकते हो कि फॉरवर्ड रेट भी बहुत कम है और बैकवर्ड रेट भी बहुत कम है, यानी इक्विलिब्रियम तो आया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट दोनों कम है, यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट दोनों ही ज्यादा है। तो इस तरह से वो कांस्टेंट वैल्यू बहुत कम भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, वो वेरी करेगा, बहुत कम भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। बट हाँ, एट इक्विलिब्रियम रेट्स जो होगी वो कांस्टेंट होगी, फॉरवर्ड रेट बिकम्स इक्वल्स टू बैकवर्ड रेट एंड रेट्स बिकम्स कांस्टेंट, वो रेट्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। फर्दर यहाँ पर नेक्स्ट एक दो पॉइंट्स और आते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम है ये हमेशा एक क्लोज्ड कंटेनर में ही अचीव होता है। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर।
क्लोज्ड कंटेनर, इसको यूं कह सकते हो ओपन कंटेनर जो होता है ना उसमें कॉन्सेंट्रेशन कभी कांस्टेंट नहीं होती। जैसे गैसेज ओपन है तो वो तो स्प्रेड होती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और वॉल्यूम की कोई लिमिट नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन कभी कांस्टेंट नहीं होगी, तो वहां पर कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता। हाँ बट ऐसा लगता है सर इसके हिसाब से तो आप जो कह रहे हो गैसेज अगर है तो इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा, बट मान लो सॉलिड और लिक्विड हुआ तो फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं नहीं, सॉलिड और लिक्विड का भी आपको पता है वेपर प्रेशर होता है। यस, लिक्विड का तो सुना ही है, इवन सॉलिड का भी होता है। ये अलग बात है कि वो बहुत कम होता है, बट होता तो उनका भी है। तो चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो वो भी इवोपोरेट होते हैं, और अगर ओपन कंटेनर है तो वो थ्रू आउट इवोपोरेट होते रहेंगे, कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, फॉर इक्विलिब्रियम कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए, सब्सटेंस फिक्स होना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर ही होना चाहिए, सब्सटेंस बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर। देन वन मोर पॉइंट, ये जो इक्विलिब्रियम है ये हमने देखा हुआ कि अगर एक कंटेनर हमने लिया जिसमें ए का 1 मोल डाला, और एक और कंटेनर लिया जिसमें हमने बी का 1 मोल डाला, तो यहां पर ए से बी बनता है, यहां पर बी से ए बनता है, और कुछ टाइम के बाद दोनों कंटेनर में ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी। ए और बी की मतलब यहाँ पर ए की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर बराबर हो जाती है, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाती है। इसे हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, फॉरवर्ड से भी बैकवर्ड से भी आप इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो। रिएक्टेंट डालोगे तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट डालोगे तो रिएक्टेंट बनेगा, राइट। इस पॉइंट को, ये दो लास्ट के जो पॉइंट्स है, इसको हम और अच्छी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में इसका और अच्छा लॉजिक दिया जा सकता है, बट अभी तो ठीक है ऑब्जर्वेशन है जो हम कह रहे हैं, बट लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइट नाउ तो ऑब्जर्वेशन है कि हाँ ए डालने पर बी बनेगा, बी डालने पर ए बनेगा, और फाइनली क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम। तो लिखिए 5th पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड from either direction, that is forward or backward, that is forward or backward. ठीक है, 5th पॉइंट। यहां पर 6, 7, 8 और 9 4 पॉइंट्स आप और नंबरिंग कर दीजिए, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, जगह छोड़ दिए। हर एक पॉइंट के लिए आप मान लीजिए 2-2 लाइन, यानी 8 लाइंस छोड़ दीजिए। ये पॉइंट्स जो है मैं थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताऊंगा कि क्या लिखना है यहाँ पर, यानी जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि वो जो खाली जगह छोड़ी थी वहां पर हमें क्या लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं थर्मोडायनेमिक्स से ये इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली निकल के आता है, तो विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट नाउ तो हम क्या करेंगे, हाँ ये होता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। थर्मोडायनेमिक्स इसको एक्सप्लेन करता है कि इक्विलिब्रियम क्यों आता है, उसके पीछे कंडीशंस क्या है, वो हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता चले। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पॉइंट लीजिए 5th, 6, 7, 8, 9 ये 4 पॉइंट्स मैं आपको वहां पर बताऊंगा, ठीक है। देन तो ये तो बात हो गई इक्विलिब्रियम की, हमने बात कर दी। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं जो अभी तक के डिस्कशन में मैंने कहीं यूज नहीं किया, इवन ना एनसीईआरटी में है बट बुक्स में होता है, पुरानी बुक्स में या सब में इस तरह का वर्ड, 2 वर्ड्स यूज किए जाते हैं यहाँ पर, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। गलत वर्ड्स हैं, अवॉइड करो। इवन मैं ज्यादा उनको डिस्कस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि ये वर्ड्स आपको पता चले, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, बहुत जगह पर इनको क्या लिखा जाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आता है। सुनने में बड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ सर बात तो सही, इरिवर्सिबल।
लेकिन मैं आपको बता दूं हर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट होता है। बस किसी में इसकी टेंडेंसी कम होती है, किसी में इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, बट जो ये कंडीशन होता है हर एक रिएक्शन में होती है, हर एक रिएक्शन में होती है। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो हर एक रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। तो कैटेगराइजेशन, वो क्लासिफिकेशन सही नहीं है, ना एनसीईआरटी में कहीं यूज है, ना मैंने कहीं यूज किया, और उसको आप अवॉइड करिए, भूल जाइए। नहीं पता है तो मेरी बातें इग्नोर कर देना, जो अभी मैंने 2 मिनट में बोली है वो इग्नोर कर देना, और अगर कहीं पता भी है तो उसे भूल जाना, ठीक है, राइट। और अगेन ये साइन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना, ये साइन क्या है मैं फिर से कह चुका हूं, हर एक रिएक्शन में ए बी में कन्वर्ट होता है और बी जो है वापस ए में कन्वर्ट होता है। चलिए तो बात समझ में आ गई कि रिएक्टेंट डालेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, कुछ देर के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर हो जाएगी। इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। बट अब हमारा मेन पर्पस क्या है इस चैप्टर का, कि जब ये इक्विलिब्रियम आएगा उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट इक्विलिब्रियम तक कितना ए बी में कन्वर्ट होगा, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो ए का कितना परसेंटेज बी में कन्वर्ट होगा, 10%, 20%, 30%, हमें ये फाइंड आउट करना है। ये तो समझ में आ गया कुछ ए कन्वर्ट होगा बी में और फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेकिन कितना ए बी में कन्वर्ट होगा वो अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यानी अब आ जाते हैं मैथमेटिकल पार्ट पर कि ए कितना बी में कन्वर्ट होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया विच इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है वो चलिए डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, अगेन लो मतलब क्या है, आई थिंक सबको पता है। ये अगेन हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है जो हम यहाँ हमने ऑब्जर्व किया वो हम यहाँ लिख रहे हैं। अगेन इसमें क्यों वाली कोई बात नहीं आती, ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो लिखिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट is directly proportional to the product of active masses of reactants raised to the power their stoichiometric coefficient. Raised to the power their stoichiometric coefficient. आगे बहुत सारी टर्म्स है जो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ऐसा ही एक और लॉ हम केमिकल काइनेटिक्स में भी स्टडी करेंगे। आपको लगेगा कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, विथ माइनर डिफरेंस क्या है वो काइनेटिक्स में पता चलेगा। राइट नाउ यहां पर ये क्या कह रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन की जो रेट है किसी इंस्टेंट पर रेट, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। इसका क्या मतलब है वो हमें डिस्कस करना है। रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां पर लेट्स से ये कोई केमिकल रिएक्शन जिससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 1 2 जो भी होंगे, बट इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है B। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि जो रेट होगी is directly proportional to active mass of A multiplied by active mass of B raised to the power their stoichiometric coefficient. सबसे पहले ये तो जस्ट यहाँ लिखा वो मैंने बता दिया। हाँ बात आती चलिए एक्टिव मास क्या है, ये तो नहीं पता,
चलो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ में आ गए, जो भी है वो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ रेट लिख देंगे proportional to active mass of A and active mass of B. What is active mass? Again, जनरली जब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तो क्लास में यही आता है कि सर विच इज एक्टिवली इन्वॉल्व एक्टिव मास, या जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, मतलब हमने कंटेनर में जो डाला वो पूरा इन्वॉल्व नहीं है, उसका कुछ पार्ट इन्वॉल्व है, इस तरह के जनरली आंसर्स मिलते हैं। अब इन्वॉल्व है ये कैसे पता चलेगा? जैसे ऐसा तो होगा नहीं जैसे आपने 1 किलो सब्सटेंस डाला 1 सेकंड में वो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, 1 सेकंड में कुछ रिएक्ट करेगा, 2 सेकंड में रिएक्ट करेगा, 3 सेकंड में रिएक्ट करेगा। तो क्वेश्चन ये भी आता है क्या 1 सेकंड में अमाउंट क्या, एक्टिव मास क्या होगा, 2 सेकंड में क्या होगा, क्योंकि 2 सेकंड पर कुछ और बचा होगा, 5 सेकंड के बाद कुछ और बचा होगा, 5 मिनट्स के बाद कुछ और बचा होगा। तो व्हाट इज एक्टिव मास? कुछ हम वर्ड से मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज तो मैं बता दूं, जैसे एक्टिव मास वर्ड से तो कुछ भी मीनिंग निकालने की कोशिश मत करो। क्या है बेसिकली एक्टिव मास वो बता देता हूं मैं आपको। एक्चुअली रिएक्शंस जब होती हैं तो उन रिएक्शंस की रेट को स्टडी किया, क्या किसी रिएक्शन, लेट्स से ये एक रिएक्शन हो रही, देखा कि किसी टाइम पर इसकी रेट क्या है, 10 मिनट्स पर रेट क्या है, 20 मिनट्स पर रेट क्या है, 30 मिनट्स पर रेट क्या है, ये पहले एक्सपेरिमेंटली निकाला और फिर सोचा कि यार यही रेट थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, थॉट्स अलग अलग, ये सोचा कि जिस टाइम पर हम रेट निकाल रहे हैं, लेट्स से उस टाइम की हमारे ए और बी की मोलरिटी हमें पता है, मोलरिटी पता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए की मोलरिटी, यहाँ पर बी की मोलरिटी पुट की और उनको पावर पुट कर दी और रेट निकाली थ्योरेटिकली कह सकते, और फिर उसको एक्सपेरिमेंटल रेट से कंपेयर किया। तो हमने क्या देखा कि कुछ केसेस में तो इस तरह से जो हम रेट निकाल रहे हैं ना, मोलरिटी की पावर ए, मोलरिटी ऑफ बी की पावर बी, इससे जो रेट निकाल रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल रेट से मैच कर जाती है। बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां मैच नहीं करते, मैच नहीं करते। कुछ केसेस ऐसे देखे गए जहां पर हमने देखा कि रादर देन मोलरिटी हम मोलरिटी यूज करें स्मॉल एम, तो जो थ्योरेटिकल रेट है वो एक्सपेरिमेंटल रेट से मैच कर जाती है। कुछ केसेस में देखा कि नहीं, मोल फ्रैक्शन पुट करो तो रेट मैच कर जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहां पर हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि क्या पुट करें, नहीं पता चला, क्योंकि किसी ना मोलरिटी से आंसर आ रहा, ना मोलरिटी से आ रहा, ना मोल फ्रैक्शन से आ रहा, किसी से भी नहीं आ रहा, नहीं पता। और कोई तरीका ढूंढना होगा, जैसे हमने मोल फ्रैक्शन डिफाइन किया, किसी ने मोलरिटी, हो सकता कुछ और टर्म डिफाइन करनी पड़े या कुछ उस तरह से, यानी या हो सकता है कि मोलरिटी का 20% पुट करने पर आंसर आ सकता है। तो इवन यहां पर ये भी कहा जाता है कि एक्टिव मास जो है एक टर्म डिफाइन, एक्टिव मास इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट इनटू मोलरिटी ऑफ, इसे बोला जाता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो चलो मोलरिटी से आंसर नहीं आ रहा, ऐसा कोई फैक्टर पता चल जाए कि यार मोलरिटी का 75% पुट करके 75% कर दो, फिर यहाँ पुट करके आंसर आ जाए, तो ये भी हो सकता है। तो मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय 75%, उसको हमने एक्टिव मास किया। यानी बेसिकली एक्टिव मास कुछ फिक्स है ही नहीं, कुछ फिक्स नहीं, क्या है एक्टिव मास नहीं पता, बस यूं कह दो कि एक तरीका है जिसको पुट करके थ्योरेटिकल आंसर एक्सपेरिमेंटल आंसर से मैच कर दे, यानी एक तरह का जुगाड़ है जिससे हमारे थ्योरेटिकल आंसर एक्सपेरिमेंटल आंसर से मैच कर जाए, दैट इज एक्टिव मास। कहीं पर ये मोलरिटी है, कहीं पर मोलरिटी, कहीं पर मोल फ्रैक्शन है, कहीं पर कुछ और हो सकता है। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो रिसर्च की जाती है, पीएचडी करते हैं ना, पीएचडी की डिग्रीज मिलती है एवरी ईयर, इतने सारे कॉलेजेस होते हैं जिनमें से स्टूडेंट्स पीएचडी की डिग्री लेते हैं, वो क्या करते हैं सोचो आप। इवन एक पीएचडी की डिग्री आपको मिल जाएगी, लेट्स से कोई केमिकल रिएक्शन और A+B, इसके लिए आप ढूंढो कि ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे थ्योरेटिकल आंसर जो है एक्सपेरिमेंटल आंसर से मैच कर जाए। ट्राई किया जाता है 2 तो 3 साल, मिनिमम 3 इयर्स लग जाते हैं पीएचडी करने में, यानी कोशिश की जाती है कि ऐसा क्या पुट करें जिससे ये थ्योरेटिकल रेट एक्सपेरिमेंटल रेट से मैच कर जाए। भले मोलरिटी पुट करके ट्राई करते हैं, फिर मोलरिटी, फिर मोल फ्रैक्शन नहीं हुआ तो फिर एक कोशिश करते हैं कि इसको किसी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे आंसर आ जाए। तो ये रिसर्च इसी पर की जाती है, और आपने ये पता कर लिया कि अगर ये पुट करके करोगे तो आंसर मैच कर जाएगा, हो गई आपकी पीएचडी की डिग्री। अभी हमें उस तरफ नहीं जाना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं करना है। तो मैंने बताया होता क्या है,
हमारे लिए ये बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है। हमारे सिलेबस में हम इस एक्टिव मास को कभी मोलरिटी से, कभी और किसी पैरामीटर से रिप्लेस कर देते हैं। तो कब किससे रिप्लेस करना है वो अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग जरूर एक्टिव मास से की है, लेकिन इस एक्टिव मास को हम रिप्लेस कर देंगे। किससे करेंगे? तो लिखिए यहाँ पर एक्टिव मास कैन बी रिप्लेस्ड बाय first for gases either by molar concentration or by partial pressure. Either by molar concentration or partial pressure, दोनों में से कोई यहां लिख सकते हैं। फॉर आयंस और सॉल्यूट जो कि किसी लिक्विड में है, सॉल्वेंट में है, बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ओनली, इनको केवल मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ही हम रिप्लेस करेंगे। एंड थर्ड, फॉर सॉलिड प्योर लिक्विड, ये अच्छी तरह से लिखना क्लियरली, ऐसा नहीं सॉलिड लिक्विड, सॉलिड प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट, सॉलिड प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट, यहां लिख देता हूं। ये आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट मैंने बता दिया। कोई आपसे नहीं पूछे वाला कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है। फॉर सॉलिड प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट, एक्टिव मासेस आर कांस्टेंट। बहुत सारी जगह पर 1 मान लिया जाता है, 1 नहीं है। एक्टिव मासेस आर कांस्टेंट एंड आर मर्ज्ड विथ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसके साथ ये मर्ज हो जाते हैं। कैसे होते हैं अभी मैं समझा रहा हूं, बट यस यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्टिव मास एक तरह का वेरिएबल है। एक्स होता है ना, जैसे एक्स की वैल्यू कभी 2 कभी 3 आप लेते हो, उसी तरह से ये भी वेरिएबल, कभी इसको आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन से, कभी पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हो। और सॉलिड प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट है तो उनका एक्टिव मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या मतलब हुआ इसका वो आप देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पर ले रहा हूं। जैसे यहां पर N2 plus 3H2 converting into twice NH2, तो रेट जो है, रेट अगर मैं इसके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको RF लिख दिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो आपके पास सिंस गैसेस हैं ये सब, तो N2 H2, हाँ H2 की पावर 3, ये एक ऑप्शन है फॉरवर्ड रेट के लिए। लेकिन यही फॉरवर्ड रेट आप पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर रेट्स की यूनिट अलग अलग होगी, इसकी यूनिट अलग होगी, यानी अमाउंट कितनी रिएक्ट करा तो ये मोल्स पर लीटर पर आवर पर सेकंड होगी, ये प्रेशर की टर्म्स में होगी, पास्कल पर यूनिट मोल इस तरह से होगी। तो रेट की यूनिट्स और वैल्यूज यहाँ से और यहाँ से अलग आएगी क्योंकि यूनिट्स भी अलग अलग है। एक जगह आप लीटर में बता रहे हो कि इतना लीटर रिएक्ट करेगा, एक जगह आप कह रहे हो कि इतना पास्कल में अमाउंट रिएक्ट करेगी, तो वो आंसर अलग है। बट ये रेट हम यहाँ फॉरवर्ड रेट, हाँ ये अगर आप बैकवर्ड रेट भी लिखना चाहोगे तो बैकवर्ड रेट इज प्रोपोर्शनल टू अमोनिया, तो यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन यूज करता हूँ, कंसंट्रेशन का पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हो, आप पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हो, बैकवर्ड रिएक्शन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कर सकते हो। आयंस है I माइनस प्लस I2 एक्वस I3 माइनस, सिंस ये आयंस है तो यहाँ पर फॉरवर्ड रेट केवल मोलर कॉन्सेंट्रेशन I माइनस और पावर इसकी भी 1 इसकी भी 1। और कोई सॉलिड है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2,
तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो फॉरवर्ड रेट एक्टिव मास ऑफ कार्बन, एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन की पावर 1, बट ये मर्ज हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में, तो आपको इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखो O2, इसको नहीं लिखना। ऐसा नहीं मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया, इसको मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ मर्ज कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका कारण भी कि हमने देखा कि एक कंटेनर में आपने कार्बन सॉलिड लिया और ऑक्सीजन डाली, हमने देखा कि ऑक्सीजन का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर कर दिया हमने, रेट डबल हो जाती। 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, रेट डबल हो जाती। लेकिन कार्बन सॉलिड 1 किलो की जगह 2 किलो डाल दिया, रेट में चेंज ही नहीं होता, वो फिक्स रहती। तो यानी वो रेट जो है कार्बन सॉलिड की अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही। वो थोड़ा कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑक्सीजन कम या ज्यादा हो रही है उससे इफेक्ट आता है। रेट ऑक्सीजन की अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, इस पर नहीं कर रही, यानी ये कांस्टेंट है, इसकी अमाउंट के इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इसको हमने कांस्टेंट बोला। तो यहाँ फॉरवर्ड रेट ये इस तरह से आप लिख सकते हो, अलग से नहीं लिखा, राइट। तो ये तो बात हुई कब एक्टिव मास कौन सा लेना है, वो मैंने आपको बताया। फर्दर मैं यहाँ पर बता दूं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो यहाँ पर इसे हम लिखते हैं KF, इसे बोला जाता है रेट कांस्टेंट, इसे बोला जाता है रेट कांस्टेंट। ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, और बैकवर्ड रिएक्शन लिखोगे तो ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। हाँ, अगर मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में लिख रहे हो तो इस KF की वैल्यू अलग होगी, यूनिट अलग होगी। प्रेशर की टर्म में लिखोगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की यूनिट अलग होगी, वैल्यूज भी अलग होगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है। भाई सब्सटेंस की अमाउंट है, कुछ लीटर में भी मेजर करते हैं, किलोग्राम में भी मेजर करते हैं, दोनों तरह से मेजर कर सकते हैं। लीटर में यूनिट अलग है, किलोग्राम में अलग है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। अभी हम ज्यादातर अभी मोलर कंसंट्रेशन में डील करेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन को भी यहाँ पर लिखा हूं, क्योंकि हम उसी में ज्यादा डील करेंगे। एक लाइन में यहाँ पर बता दूं, किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होते हैं फॉरवर्ड और बैक रेट, ये केवल फॉर ए गिवन रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये जो पार्ट है ये थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में भी डिस्कस करेंगे, मतलब डिटेल में वहां पर आएगा। यहाँ पर तो एप्लीकेशन पार्ट है। तो रेट कांस्टेंट जो है फॉर ए गिवन रिएक्शन इट डिपेंड्स ओनली ऑन, मतलब आप कंटेनर में नाइट्रोजन की हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे, रेट बढ़ जाएगी, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। रेट कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे, अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इनकी वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। तो ये तो बात होगी, रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया ना। अभी आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है किसी, चलिए मैं ऐसे ले लेता हूं, A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B कन्वर्टिंग टू C मोल्स ऑफ B। फॉरवर्ड रेट जो भी A फॉरवर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर A की पावर B। बैकवर्ड रेट क्या होगी, बैक AB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर C। जैसे जैसे रिएक्शन हो रही होगी, मान लो फॉरवर्ड में जा रही है, A की कॉन्सेंट्रेशन कम, B की भी कम, C की बढ़ रही होगी, फॉरवर्ड रेट कम हो रही होगी, बैकवर्ड रेट बढ़ रही होगी। एक टाइम आएगा जब फॉरवर्ड रेट किसके बराबर हो जाएगी, बैकवर्ड के, जिसे हम क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रेट इक्वल्स टू बैकवर्ड रेट, यानी KF इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर A, B की पावर B इक्वल्स टू KB इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर C। KF अपॉन KB equals to concentration of C की पावर C, concentration of A की पावर A, concentration of B की पावर B, और ये KF अपॉन KB, सिंस अब ये दोनों केवल किस पर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर पर, तो इनका रेशियो भी केवल किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। क्यों ना इसको किसी और कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दें, और इसको हमने लिख दिया K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हिच इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, A की पावर A इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
एक टर्म यहाँ पर डिफाइन हो गई एट इक्विलिब्रियम। आपने कंसंट्रेशन को इस के से रिलेट कर दिया। तो अगर हमें किसी रिएक्शन का के पता है, ए और बी की कंसंट्रेशन पता है, तो हम सी की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। या यूं कह दो यहाँ पर कोई एक वेरिएबल जो है, एक अननोन, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हम ए बी सी की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। राइट कैसे करेंगे वो सब आएगा, अभी जस्ट टर्म इंट्रोड्यूस किए। तो पहली चीज तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे पिक्चर में है वो हमने यहाँ पर देखा है कि कैसे ये टर्म डिफाइन हुई है। अभी पहले इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले वो मैं आपको बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बट ये टर्म इंट्रोड्यूस कैसे हुई है, ये कैसे पिक्चर में आई है, वो हमने यहाँ पर देखा। तो हेडिंग डाली, characteristics of equilibrium constant। फर्स्ट वन जैसे दिख ही रहा है यहां से, अगर यहां पर हम देखें तो फॉर ए गिवन रिएक्शन इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर। तो फॉर ए गिवन रिएक्शन it depends only on temperature, it depends only on temperature। It is independent of concentration, initial amount of reactant, volume of container, एक्सेट्रा। मतलब कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, कंटेनर का प्रेशर क्या है, किसके कितने मोल्स डालें, ए के कितने मोल्स डालें, बी के कितने मोल्स डालें, इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। हाँ, ए के कितने मोल्स डालें, बी के कितने मोल्स डालें, इससे इनकी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन चेंज होगी, बट के वही रहेगा। इनका रेशियो, अगर टेम्परेचर फिक्स है तो इनका रेशियो जब भी इक्विलिब्रियम आएगा वही रहेगा। हो सकता है ए की कंसंट्रेशन कम हो जाए, सी की कम हो जाए, बट इनका एडजस्टमेंट इस तरह से होगा कि ये वैल्यू वही रहेगी। सी तभी के इक्विलिब्रियम कौन, ये तभी चेंज होगा जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे फॉर ए गिवन रिएक्शन। इसमें भी एक पॉइंट और आएगा, वो मैं बताऊं। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ए के 5 मोल डाल रहे हो, 10 मोल डाल रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ, ए के 5 मोल डालने पर इक्विलिब्रियम पर ए की कॉन्सेंट्रेशन अलग होगी, ए के 10 मोल डाले तो इक्विलिब्रियम पर ए की कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होगी। ठीक है, फर्दर यहाँ पर हाँ, लेकिन फॉर ए गिवन रिएक्शन हमने बात की है। एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इस पर डिपेंड करता है कि ऑन पेपर आपने उस रिएक्शन को कैसे लिखा हुआ है। गिवन रिएक्शन, जो भी रिएक्शन उसको ऑन पेपर आप कैसे लिखते हो। तो थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन इट्स रिप्रेजेंटेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन पेपर। ऑन पेपर क्या मतलब है इसका, वो समझाता हूं। लेट्स से एक कोई केमिकल रिएक्शन है जिसको आपने ऐसे लिख दिया, ए सिंपल सा ले लेते हैं, चलिए ए कन्वर्टिंग इनटू बी, और इसी को आपने किसी ने ऐसे लिख दिया 2a कन्वर्टिंग इनटू 2b।
अब क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो कैसे आएगा, इक्विलिब्रियम पर बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की पुट करेंगे ए की पुट करेंगे। लेकिन यहां पर अगर वही रिएक्शन किसी ने ऐसे लिख दी तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेगा कि जो भी इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन यहां और यहां सेम है, बट वो यहां पर क्या करेगा, इसका स्क्वायर करेगा और ए की कॉन्सेंट्रेशन का भी स्क्वायर करेगा, यानी यहां से जो K2 की वैल्यू आएगी कह सकते हो K1 का स्क्वायर है। जो K2 की वैल्यू आएगी वो K1 का स्क्वायर होगी। ये मतलब क्या होगा इसका कि किसी रिएक्शन को अगर आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, किसी रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो रिएक्शन होगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले कांस्टेंट की पावर दैट फैक्टर, 2 से मल्टीप्लाई किया K1 की पावर 2, 3 से किया K1 की पावर 3, हाफ से किया K1 की पावर हाफ। तो ये लैंग्वेज बनी। इसी तरह से याद रखना, ये कह सकते हो यहाँ एक चेंज तो ये हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे K3 विल बी K1 की पावर क्यूब, ऐसा आ जाए। हाँ, अब अगेन यहां पर ये चलो इस अगर आप पूछोगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका K2, वो अलग अलग है, लेकिन अगर आप इसमें से फिर से बैक कैलकुलेशन करते हो, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि इक्विलिब्रियम पर A की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, बताओ B की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। इक्विलिब्रियम पर A की कॉन्सेंट्रेशन पता है, B की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं आपसे पूछूं, आप चाहे A की यहां से निकालो B की कॉन्सेंट्रेशन या B की कॉन्सेंट्रेशन यहां से निकालो, तो सेम ही है, क्योंकि ये और ये एक्सप्रेशन अलग है ही नहीं, ये और ये एक्सप्रेशन अलग है ही नहीं। यहां से B की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, यहां से B की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, वो सेम आएगी, बिकॉज एक तरह से आप क्या करोगे, इस पूरे का स्क्वायर रूट ही करना, ये सब समझ में आया। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इनको हम यूज करेंगे तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा इन पॉइंट्स को, अभी तो मैं लिखवा रहा हूं। सेकंड पॉइंट, एक रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करके लिख देते हो तो क्या होगा। लेट्स से इसको ऐसे समझते हैं, एक कंटेनर है, कोई थर्ड पर्सन है, उसने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उसमें इक्विलिब्रियम अचीव किया। उसने आपको ये तो बता दिया कि इस कंटेनर में कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये वाली, लेकिन उसने ये नहीं बताया आपको कि कंटेनर में A पहले डाला है या B पहले डाला है, यानी क्या डाला ये नहीं पता। और हमें पता है इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, A डाला होगा तो उससे B बनेगा, B डाला है तो उससे A बनेगा, तो ये तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम तो दोनों कंटेनर में आएगा, दोनों केसेस में आएगा, राइट। इक्विलिब्रियम तो चाहे A डालो तब भी आएगा, चाहे B डालो तब भी आएगा। अब आपके पास एक कंटेनर है जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है और उसमें A की भी कुछ मोल्स है, उसमें B के भी कुछ मोल्स है। अब लेट्स से दो स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि यार ये A की कंसंट्रेशन है, ये B की कंसंट्रेशन है, बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। बट मैंने रिएक्शन लिख के नहीं दी, अब उसमें से क्या होगा, एक स्टूडेंट ने तो रिएक्शन को ऐसे लिख लिया और एक ने ऐसे लिख ली रिएक्शन को, एक ने ऐसे लिख ली, एक ने ऐसे लिखी। अब जिसने रिएक्शन को ऐसे लिखी है वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेगा, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं वो ये होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। ये हमने इसी तरह से इसको डिफाइन किया है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन को ऐसे लिखेगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेगा, प्रोडक्ट अपॉन, वो ऐसे निकालेगा, वो ऐसे निकालेगा। यानी क्या लगता है दोनों की वैल्यूज में क्या डिफरेंस आएगा डिफरेंस, वो देखिए K2 है, वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1/K1। यानी ऑन पेपर अगर आपने एक रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, अगर इसका K1 है तो इसका 1/K1। ये कतई मतलब नहीं है कि मैंने अगर रिएक्शन को A से B लिखा तो इसका मतलब A से B बना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता B से A बने लेकिन रिएक्शन आपने ऐसे लिख दी, ये तो एक इंफॉर्मेशन है, इसको मैं उल्टा करके ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी भी ये लिखा हुआ है इसको आप उल्टा करके ऐसे लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है उसको उल्टा करके ये लिख सकते हो। ये K1 आपको क्या बता रहा है,
ये केवल आपको ये नहीं बता रहा है कि ए से बी बन रहा है या बी से ए बन रहा है, ये केवल आपको ये बता रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो बी अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो इसके बराबर होगा। ये K2 क्या बता रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो A अपॉन बी की कंसंट्रेशन का रेशियो इसके बराबर होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करती है कि A से B बन रहा है या B से A बन रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस पर जरूर डिपेंड करती है कि आप रेशियो B अपॉन A ले रहे हो या A अपॉन B ले रहे हो। आप रेशियो कैसे ले लो, चाहे A से B बनाओ या चाहे B से A बनाओ, रेशियो तो मैं ये भी ले सकता हूं, रेशियो तो मैं ये भी ले सकता हूं, दोनों ऑप्शन। इनफैक्ट इक्विलिब्रियम पर तो कुछ होता ही नहीं, ये एक्सप्रेशन आप कब लिखते हैं, एट इक्विलिब्रियम। और देखा जाए तो इक्विलिब्रियम पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना A से B बन रहा है ना B से A बन रहा है, या तो ये बोलो नेट तो कुछ भी नहीं हो रहा, या ये बोला जाए तो इक्विलिब्रियम पर A से B भी बन रहा है और B से A भी बन रहा है, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करती कि सर A से B बना तो आप रिएक्शन ऐसे लिखो। आपने चाहे कंटेनर में A डाला और उससे B बन रहा हो, रिएक्शन तो ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। बस ये क्या होगा, इसको K2 बोलोगे जो कि A अपॉन B है, जो कि 1 अपॉन K1 के बराबर आ जाएगा। तो ऑन पेपर रिएक्शन को अगर आपने इसकी जगह ऐसे या इसको ऐसे लिख दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इनवर्स हो जाती है। चाहो तो इसको लैंग्वेज में लिख दो क्योंकि ये कंफ्यूज करता है ये पॉइंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट becomes inverse of original constant if it is written in reverse way। If it is written in reverse way, मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन रिवर्स में हो रही, तो हर एक रिएक्शन होती है रिवर्स में, तो कोई बात नहीं। अगर आपने रिटर्न इफ इट इज रिटर्न ऑन रिवर्स वे, यानी कि इसके बजाय ऐसे लिख दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, वापस आएगा ये पॉइंट, चिंता मत करना, वापस आएगा, मैं बताऊंगा इसको अभी कैसे और यूज करेंगे। अभी तो जस्ट लिखवाया है, इसका यूज करना अभी बाकी है। एंड थर्ड वन, अगर दो रिएक्शन है, लेट्स से A कन्वर्टिंग इनटू B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, C कन्वर्टिंग इनटू D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, K1 की वैल्यू B अपॉन A, इक्विलिब्रियम पर K2 की वैल्यू D अपॉन C। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो कुछ ऐसे ही लिखना पड़ेगा B प्लस D। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो एक तरह से कह सकते हो कि क्या है, B की कॉन्सेंट्रेशन, D की कॉन्सेंट्रेशन, A की कॉन्सेंट्रेशन, C की कॉन्सेंट्रेशन, ये वैल्यू K1, ये वैल्यू K2 एंड K3 इक्वल्स टू K1 into K2। मतलब दो रिएक्शंस को ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक तो ये बात सही लगती, सही दिख भी रहा कि पहले आप केवल B और A का रेशियो ले लेते हैं, यहाँ B और A और D और C का, और उसको मल्टीप्लाई करो तो K1 into K2। मैथमेटिकली ये सब कुछ सही लगता है, लेकिन थोड़ा सोचो तो ये जरूरी नहीं सही। क्यों गलत लगता है? यहाँ पर A B में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ पर हमें क्या लग रहा है कि A C के साथ रिएक्ट करके B और D में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि A को B में कन्वर्ट होने के लिए C की कोई जरूरत ही नहीं है। C हो या ना हो, A तो B में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर मैं ये रिएक्शन दे दूं तो ऐसा लगता है कि A को अगर B में कन्वर्ट होना है तो C की जरूरत पड़ेगी, वो नहीं। दूसरा ऐसा भी लगता है इसको देख के कि क्या जितना A यहां से तो ये लग, जितना A रिएक्ट करेगा उतनी C रिएक्ट करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। A जितना रिएक्ट करेगा उतना C रिएक्ट करे, ये जरूरी नहीं है, बट इस रिएक्शन को देख के तो ऐसा लगता है। यानी यहां पर इन दो रिएक्शन को ऐड करके मैथमेटिकली आप ये जरूर बोल सकते हो K3 इक्वल्स टू K1 प्लस K2, बट ये जो यहां पर अगर A और C में आपस में कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई यूज नहीं है। कब दो रिएक्शंस को ऐड करना है ये हमें समझ में आना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा दो रिएक्शंस को कब ऐड करना है, कब नहीं ऐड करना है।
ये बेसिकली वही बात होगी कि मैं कहता हूं आप में से किसी का वेट है 50 किलोग्राम और उसकी हाइट है लेट्स से 6 फीट इम्पोर्टेंट, तो अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं 56 कर दो, कौन रोक सकता मेरे को, 56। लेकिन जो रिजल्ट आया उसका कोई यूज नहीं, उसका कोई यूज नहीं है। सिमिलरली अगर आपने इनको ऐड करके लिख दिया और कह दिया नहीं K3 K1 इंटू K2 के बराबर होगा, होगा भी क्यों नहीं होगा, बट इसका यूज क्या है वो देखना पड़ेगा, क्या ये कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है या नहीं है वो देखना होगा। अगर ए और सी के भी अगर आप ये कहते हो यहां से कि नहीं जितना ए रिएक्ट करेगा उतना ही सी रिएक्ट करेगा, तो ये गलत है, ये सही नहीं है, नहीं हो रहा है ऐसा। ये कह सकते हो कि ये K3 की वैल्यू K1 K2 के बराबर आएगी, लेकिन जितना ए रिएक्ट करेगा उतना सी रिएक्ट करेगा, ये कोई जरूरी नहीं। तो ठीक है, पॉइंट था मैंने बता दिया, बट ज्यादा कोई इसका यूज नहीं होगा। तो यस, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ऑन पेपर रिएक्शन को कैसे लिख रहे हो उस पर डिपेंड करती है, लेकिन अब ये जो K1 है ये तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, ये K2 तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, यानी फॉर ए गिवन रिएक्शन दिस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, दिस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, वो ए और बी की अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो रिएक्शन अगर लिखी हुई है, आपको दे रखा कि ये इस रिएक्शन का K1 है, तो फिर वो K1 केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक करते हैं, इसके आगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी और भी पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग तरह के वो भी डिफाइन करते हैं, वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।